सविता बहू सुनो, कल सुबह से तुम रसोई में खाना बनाना शुरू कर दो। बहुत हो गया होगा मायके में आराम। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल की जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। रुक्मणी जी ने अपनी नई बहू सविता को रसोई की बागडोर संभालने के लिए कहा तो सविता ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, ठीक है मम्मी जी, मुझे बता दीजिए क्या बनेगा, मैं सुबह बना दूंगी। हाँ ठीक है बहू, कल सुबह से तुम रसोई के काम शुरू कर दो और नाश्ते में तुम पोहा बना लेना और दोपहर के लिए राजमा भिगो देना। दोपहर में राजमा चावल रोटी बनाना। रुक्मणी जी ने कहा तो सविता ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सविता सुबह सुबह जल्दी उठी और उसने सास के कहे अनुसार पूरे घर का काम निपटाया और फिर नाश्ता बनाने जाने लगी। तभी सविता की ननद पूजा, जो अभी तक मायके में ही रुकी थी, वो बोली, भाभी नाश्ता बनाने जा रही हो तो नाश्ते में क्या बनाओगी? दीदी पोहा बना रही हूँ। ये सुनकर पूजा गुस्से से बोली, मैं पोहा नहीं खाऊंगी भाभी। लेकिन दीदी, मम्मी जी ने तो मुझे आपके सामने ही रात को पोहा बनाने के लिए बोला था। तभी पूजा ने कहा, मैंने कहा ना मैं पोहा नहीं खाऊंगी। तभी रुक्मणी जी आई और बोली, बहू जब वो कह रही है कि वो पोहा नहीं खाएगी तो उसे पूछ लेना क्या खाना चाहती है, वही बना दे। तो सविता ने कहा, दीदी आप मुझे बता दो क्या खाना चाहती हो, मैं वही बना दूंगी। यह सुनकर पूजा मुंह बनाते हुए बोली, भाभी मुझे तो सूजी के अप्पे खाने हैं। ठीक है दीदी, मैं वही बना देती हूँ। कहकर सविता जल्दी से रसोई की तरफ जा ही रही थी कि तभी मानसिंह जी बोले, पोहा तो मुझसे नहीं खाया जाएगा बहू, और सूजी के अप्पे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, मेरे लिए तुम नमक की रोटी ही बना दो, मैं चाय से खा लूँगा। तो सविता ने कहा, ठीक है पापा जी। तभी सविता का पति पवन कमरे से बाहर निकला और बोला, सुनो मेरे लिए चाय और बेसन का चिल्ला बना देना, मेरे को सूजी के अप्पे पसंद नहीं हैं। तभी सविता ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, क्या आप सब एक नाश्ता नहीं कर सकते? पापा जी की तो मजबूरी मुझे समझ में आ गई, दांत नहीं है, लेकिन बाकी सब तो एक ही नाश्ता कर सकते हैं ना। तभी रुक्मणी जी सविता की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ हल्का खाना है, इसलिए मुझे पोहा ही खाना है। अब सविता कुछ कहती उससे पहले ही पूजा गुस्से से बोली, मैंने बता दिया ना कि मुझे पोहा पसंद नहीं है और ना ही मुझे बेसन का चिल्ला पसंद है, तो मुझे सूजी के अप्पे ही खाने हैं। अब सविता कुछ बोलती उससे पहले ही रुक्मणी जी ने गुस्से से कहा, तेरा क्या जा रहा है बहू, सबके लिए नाश्ता बनाने में? पहला दिन है खाना बनाने का, उसमें भी देखो किस तरह से नाटक दिखा रही है कि सब एक नहीं खा सकते क्या? अरे क्यों खाएंगे सब एक ही नाश्ता? मेरी बेटी मायके आई हुई है, ससुराल में तो बनाकर ही खाती है, यहाँ क्या गर्मा गर्म नहीं खा सकती? अपने मन का नहीं खा सकती? तभी सविता ने कहा, मम्मी जी बात मन के खाने की नहीं है, आप इस चीज़ को भी तो समझो। मुझे एक ही टाइम में सबको नाश्ता देना है और वो भी सबके मन का अलग अलग नाश्ता। तभी पूजा उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, अरे इसीलिए तो मेरे भाई ने 4 बर्नर का चूल्हा लाकर रखा है जिससे खाना जल्दी बन जाए, तुम्हें उस पर भी खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। अरे कभी देखा है 4 बर्नर का चूल्हा? तभी सविता ने बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं समझा और बोली, ठीक है जा रही हूँ बनाने। सबसे जल्दी पोहा बन सकता था, इसलिए सविता ने सबसे पहले पोहा ही बनाया। फिर उसने अपने ससुर जी को नमक की रोटी चाय के साथ बनाकर दे दी और बाद में उसने सूजी के अप्पे और बेसन के चिल्ले बनाने शुरू किए। ये सब बनाते बनाते सविता को सुबह 7 बजे से 9 बज गई और जब वो 9:30 बजे खुद अपना नाश्ता लेकर बैठी तो उसकी प्लेट देखकर पूजा बोली,
भाभी, आप कितना खाती हो? पोहा भी, सूजी के अप्पे भी और बेसन के चिल्ले भी। मेरे से तो इतना नहीं खाया जाता। तो सविता मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, दीदी, अब ये बच गई तो क्या इन्हें फेंक देती? सोचा इन्हीं को खा लेती हूँ। अब अपने मन का तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, और फिर भी आपकी नज़र मेरी प्लेट पर पड़ गई। तभी पूजा ने कहा, हाँ तो बना लेती अपने मन का, हमने क्या मना किया है? इतना सुना किसे रही हो? सविता ने पूजा की तरफ देखा और बोली, अब अगर आप यहाँ से जाएं तो मैं नाश्ता कर लूँ। इस तरीके से आप मेरे सिर पर बैठी रहेंगी तो मेरे से नाश्ता नहीं हो पाएगा। पूजा ने ऐठते हुए कहा, हाँ मैं जा रही हूँ, बस ये कहने आई थी, ज़रा पहले दूध गर्म कर दो, मेरे बच्चे को दूध पीना है। ये सुनकर सविता ने कहा, दीदी, दूध तो आप भी गर्म कर सकती हो, कितनी देर लगेगी? मैं सुबह 5 बजे से उठी हूँ, थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। तो पूजा चिल्लाकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, मम्मी, कैसी नाजुक परी लेकर आई हो? ये तो बिल्कुल पापा की परी है, जरा से काम में थक गई। बताओ, बच्चे का दूध गर्म करने के लिए मना कर रही है। तभी रुक्मणी जी ने कहा, क्यों रे, तू दूध गर्म करके नहीं दे सकती? छोटा बच्चा है, उससे भी क्या तेरी दुश्मनी हो गई? तो सविता ने अपनी प्लेट दिखाते हुए कहा, मम्मी जी, मैंने अभी नाश्ता खाना शुरू भी नहीं किया है, 10 बजने को आए हैं, सुबह 5 बजे से उठी हूँ, क्या मुझे भूख नहीं लगेगी? तभी रुक्मणी जी ने कहा, जितनी देर तू बहस करने में लगा रही है ना, इतनी देर में तो दूध गर्म करके ला देती। तो सविता ने भी अपनी ननद की तरफ टेढ़ी नज़रों से देखते हुए कहा, इतनी देर से दीदी भी तो यहाँ खड़ी है, इतनी देर में ये अपने बच्चों का दूध गर्म कर सकती थी। तभी पूजा अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोली, बाप रे मम्मी, 2 दिन हुए नहीं घर में आए हुए, इसके तेवर तो देखो, ऐसे कह रही है जैसे हमने इसे नौकर बनाकर रखा है। तभी मानसिंह जी अपने कमरे से निकलकर बाहर आए और बोले, बहू की बात गलत थोड़ी है, सही तो कह रही है वो कि नाश्ता कर रही है। अरे अपने बच्चों का दूध तो तुम भी गर्म कर सकती हो पूजा, क्यों उस पर जोर डाल रही हो? तभी रुक्मणी जी ने कहा, ला बेटी, मुझे दे बोतल, मैं ही दूध गर्म कर देती हूँ। मेरा तो नाती है ना, मेरे को तो उसकी चिंता होगी ही। अरे ये मामियाँ होती ही ऐसी हैं, अपने भांजा भांजी इन्हें एक आँख नहीं सुहाते। सविता चुपचाप अपना नाश्ता करने बैठ गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई उसको क्या कह रहा है और क्या नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मैं अपना नाश्ता छोड़कर उठ जाती तो ये हमेशा का हो जाता। अभी इन्हें इतना तो पता चल गया है कि मैं अपना खाना छोड़कर कभी नहीं उठूंगी। और वो मुस्कुराते हुए अपना नाश्ता करने लगी। शाम में जब पवन आया तो चाय की चुस्की लेते हुए रुक्मणी जी बोली, सुन ले बेटा, आज की अपनी पत्नी की करतूत कि उसने क्या किया है। तभी पवन ने अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए कहा, आप ही पसंद करके लाई थी माँ, अब आप ही झेलो इसे, मुझे कुछ मत कहो। तभी पूजा ने पवन के सिर पर एक चपत चढ़ते हुए कहा, अगर तुझे नहीं कहेंगे तो फिर किसे कहेंगे? तेरी पत्नी है, तुझे ही तो संभाल के रखनी पड़ेगी। तो पवन ने भी उल्टा बहन के सिर पर चपत जड़ दी और बोला, देखो दीदी, एक तो इस तरीके से मार कर मेरे से बात ना किया करो, और दूसरी बात यह है कि वो क्या कोई जेवर है जिसे मैं संभाल के रखूँगा? तुम्हारे अंदर भी सही गलत की समझ है और उसके अंदर भी, और इसीलिए मुझे इन सब बातों से दूर रखो। तब तो तुम लोग ही कहते थे कि लड़की बहुत गुणी है, संस्कारी है, अब मुझसे किस बात की शिकायत कर रहे हो? देखो मम्मी और दीदी, आप दोनों को पहले ही बता दे रहा हूँ, ये सास बहू और ननद भाभी की बातें मेरे तक नहीं आनी चाहिए। और यही बात मैंने सविता से भी पहले दिन ही बोल दी थी कि ये घर की लड़ाइयों से मुझे दूर रखना। अब आप देखो आपको उसे किस तरीके से हैंडल करना है। कहकर पवन वहाँ से उठकर चला गया।
पवन की बातें सुनकर सविता रसोई में काम करते करते मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, चलो कम से कम हम पति पत्नी में तो इन बातों को लेकर लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये मेरे से कुछ सुनेंगे और ना ही अपनी माँ और बहन से। रात में जब सब खाना खाने बैठे तो पूजा ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या है भाभी, क्या बनाकर रख दिया है ये? अरे मम्मी, कुछ तो खास बनवा लो, फिर कुछ दिन बाद मुझे अपने ससुराल चले जाना है, वहाँ पर यही सब बनेगा। सविता ये सब सुनने के लिए तैयार थी और उसने सोच भी लिया था कि अगर ऐसा कहा जाएगा तो उसे क्या जवाब देना है। तभी रुक्मणी जी सविता की तरफ देखकर आंख मटकाते हुए बोली, अरे ऐसे देख क्या रही है, पूछ क्या खाना है इसे और इसके मन का खाना बनाकर ला दे। तो सविता ने अपनी सास की तरफ देखा और बोली, मम्मी जी, ये घर एक होटल है क्या जो यहाँ सबकी मर्जी का खाना बनेगा? सुबह सबकी मर्जी का नाश्ता बनाया था और बचा हुआ मैंने खाया था, और इतना बेकार खाना नहीं बनाया है मैंने। दाल चावल है, साथ में आलू दम प्याज है, करेला है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? और दीदी एक बात बताऊं, सब घर में ऐसा ही खाना बनाते हैं, आप भी अपने घर में ऐसे ही खाती हैं, लेकिन अब यहाँ आने के बाद आपके नखरे बढ़ गए हैं। इतना सुनते ही पूजा गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, देखो भाभी, मुझसे इतनी जुबान मत चलाना, नहीं तो जुबान खींच लूँगी। तो सविता ने भी अपनी चूड़ी ऊपर करते हुए और आंखें निकालते हुए कहा, तो क्या मेरे हाथ पीछे लगे हैं? तभी मानसिंह जी बीच में ही बोल पड़े, बस करो, तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ रही हो। और पूजा सुन, जो बनता है चुपचाप खा लिया करो। अगर तेरी ननद तेरे घर आकर इस तरीके से करेगी तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? तभी पूजा ने कहा, पापा, मुझे नहीं खाना है ये खाना, मैं अपने लिए ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। तभी पवन, जो चुपचाप खाना खा रहा था, सविता ने उसकी तरफ देखा और बोली, सुनो जी, जरा जीजा जी को फ़ोन करना। पवन ने पूछा, क्यों जीजा जी को फ़ोन क्यों करना है? तो सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि ये जो खाना छोड़ रही है इसे कौन खाएगा? बासी खाना कौन खाएगा सुबह? तो जीजा जी को बुलाओ, उनकी दावत करते हैं और वो ये खाना खाएंगे, क्योंकि दीदी तो बाहर से मंगवा कर खाएगी। तभी पूजा ने सविता की तरफ आंख निकालते हुए कहा, इन सब के बीच मेरे पति को लेकर आने की क्या ज़रूरत है? तो सविता ने पूजा की प्लेट की तरफ इशारा करके कहा, तो अपना खाना खाओ, खाना बाहर से ऑर्डर नहीं होगा, और जिस दिन ऑर्डर करके खाने का मन हो उस दिन मुझे पहले से बता दिया करो। चलो अब सब अपना अपना खाना ख़त्म करो। पूजा को न चाहते हुए भी वो खाना पड़ा। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। तो मानसिंह जी सविता के पास रसोई में आए और बोले, बेटा, मुझे लगता है इन माँ बेटी को तुम ही सीधा कर सकती हो। जो किया तुमने सही किया, बस आगे से कुछ इस तरीके से करना कि घर में किसी को कुछ बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। सविता ने बर्तन धोते हुए कहा, जी पापा जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। सविता ने अपना सारा काम खत्म किया और कमरे में गई तो उसने देखा पवन अपने लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। तभी बेड पर बैठते हुए सविता ने पूछा, सुनो जी, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, अगर आप फ्री हो तो? तभी पवन ने लैपटॉप कीपैड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, अगर बात तुम्हारी सास बहू या ननद भाभी से संबंधित है तो मेरे से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सविता थोड़ी देर चुप रही, फिर कुछ सोचते हुए बोली, सुनो, ये बताओ दीदी के ससुराल में कौन कौन है? तो पवन ने अपना काम करते हुए कहा, दीदी के ससुराल में वैसे तो बहुत लोग हैं, लेकिन सब ऐसे ही हैं, कोई भी तमीज़ का नहीं है, कोई तमीज़ से बात नहीं करता, इसलिए अधिकतर समय दीदी यहीं रहती है। तभी सविता खुद से बुदबुदाई, मतलब इन्हें हर रोज़ मुझे झेलना पड़ेगा। तो पवन ने पलके उठाकर सविता की तरफ देखा और बोला,
मतलब क्या है तुम्हारा? क्या बोल रही हो तुम? तो सविता झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस खुद से ही बात कर रही थी। वो सोचने लगी, आज तो बस शुरुआत थी, आगे आगे न जाने क्या क्या करेंगी माँ बेटी। मुझे उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ दिन बाद सविता ने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई तो पूजा ने भी अपने और अपने बच्चों के बहुत सारे कपड़े धोने के लिए दे दिए। सविता ने भी सारे कपड़े मशीन में डाल दिए। क्योंकि वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक थी तो इसलिए सविता को उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब कपड़े धुल गए और उन्हें छत पर फैलाने की बारी आई तो सविता ने छत पर अपने साथ पूजा को चलने के लिए कहा कि 4 बाल्टी कपड़े हैं, चलो दीदी, हम दोनों जल्दी से सुखाकर आ जाते हैं। तो पूजा बोली, मैं नहीं जाऊंगी छत पर, इतनी तेज़ धूप है, मुझे टैनिंग हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर सविता ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, तो आपको टैनिंग हो जाएगी और हमको कुछ नहीं होगा। ये मत भूलो दीदी कि आपके भी बहुत सारे कपड़े हैं इसमें, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। लेकिन पूजा थी कि जिद करके बैठ गई, वो जाने को तैयार ही नहीं थी। तो सविता ने भी 4 बाल्टी आंगन में रखी और पूजा और उसके दोनों बच्चों के कपड़े छांटने शुरू कर दिए। सविता को ऐसे करते देख पूजा उसके पास आकर बोली, क्या तरीका है ये क्या कर रही हो तुम? तो सविता ने कहा, आपके और आपके बच्चों के कपड़े अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके कपड़े नहीं सुखाऊंगी। 2 बाल्टी कपड़े सिर्फ आपके और आपके बच्चों के ही हैं और हम 4 लोगों की 2 बाल्टी हैं। तो अगर चाहती हो कि आपके और बच्चों के कपड़े ऊपर छत पर सूखें तो चुपचाप मेरे साथ छत पर चलो। पूजा ने अपनी माँ की तरफ देखा, मम्मी, देख रही हो ना इसके तेवर? तो रुक्मणी जी ने कहा, बहू, ये क्या बात हुई? तुमसे कपड़े छत पर नहीं सुखाए जाते क्या? तू कुछ ज़्यादा ही नाजुक कली बन रही है। यह सुनकर सविता ने सास की तरफ देखकर कहा, नाजुक कली तो आपकी बेटी बन रही है माँ जी। मैं तो छत पर जा ही रही हूँ, लेकिन इतनी तेज़ धूप है, मैं अकेले 4 बाल्टी कपड़े कैसे डाल सकती हूँ? और अगर आपकी बेटी को टैनिंग हो जाएगी तो क्या मुझे नहीं होगी? तभी मानसिंह जी घर के अंदर आए और आंगन में बाल्टी रखी देखकर बोले, ये क्या है? ये बाल्टी यहाँ क्यों रखी है? तो सविता ने कहा, पापा जी, मैं दीदी से कह रही हूँ कि मेरे साथ छत पर चलो कपड़े सुखाने के लिए, लेकिन दीदी नहीं जा रही है। तो मानसिंह जी ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, क्यों पूजा, क्यों नहीं जा रही? चली जाना, इतनी तेज़ धूप में क्या तेरी भाभी अकेली सारे कपड़े फैलाएगी? तो पूजा कुछ कहती उससे पहले ही रुक्मणी जी बोली, बेटियां मेहमान होती हैं और बहू, तू मेहमान से काम करवा रही हो, शर्म नहीं आती तुझे? तेरी माँ ने तुझे बताया नहीं कि घर की बेटियां मेहमान होती हैं और उनसे काम नहीं कराया जाता? तो सविता ने कहा, सिखाया है ना माँ जी, मेरी मम्मी ने बताया है, मेहमान 2 दिन का होता है, लेकिन जब वो 4 दिन से ज़्यादा रुक जाए तो घर का हिस्सा बन जाता है। और दीदी तो वैसे भी घर का हिस्सा ही है, इस घर की बेटी है, तो फिर अपने ही घर में काम करने में कैसी शर्म? अब आप ही बताओ मम्मी जी, दीदी को यहाँ पर आए कितना समय हो गया है? अब रुक्मणी जी चुप हो गई और पूजा ने जल्दी से बाल्टी उठाई और छत पर जाते हुए बोली, अब चलो, छत पर जा रही हूँ ना। तो सविता भी पूजा के साथ छत पर चली गई। पूजा ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े सुखाए और नीचे आ गई। उसको सविता की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सोच नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जब भी सविता को परेशान करने का सोचती तो उस पर ही बात उल्टी पड़ जाती। एक दिन सविता पूरी रसोई साफ करके बाहर निकली ही थी कि पूजा ने जूठे बर्तन सिंक में ले जाकर रख दिए। तो सविता ने पूजा का हाथ पकड़ा और सिंक के पास ले जाकर बोली, ये सिंक खाली था, इसमें एक भी बर्तन नहीं था, आपने इसमें और बर्तन रखे हैं, तभी आप धोकर रखोगी। तो पूजा सविता से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं क्यों धोऊंगी, मैं किसी की नौकर नहीं हूँ,
तभी सविता ने कहा, मैं भी किसी के नौकर नहीं हूँ। अब जो सिंक में बर्तन रखेगा वही धोकर रखेगा। यहाँ कोई आपके ससुराल से काम वाली नहीं आई है जो यहाँ पर आकर बर्तन धोकर रख जाएगी। आपको अपने बर्तन खुद धोने पड़ेंगे। सविता पूजा के साथ वहीं सिंक के पास खड़ी रही। पूजा को वहाँ से जाने नहीं दिया तो उसको मजबूरन अपने जूठे बर्तन धोने ही पड़े। बर्तन धोकर पूजा रुक्मणी जी के पास आकर बैठ गई और बड़बड़ाने लगी। ये खुद को समझती क्या है? 2 महीने हो गए इसे घर में आए हुए और अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अब आप ही बताओ मम्मी, मेरे से काम करवाती है। तो रुक्मणी जी उसे चुप कराते हुए बोली, आज तो तुम पवन को आ जाने दे, बताती हूँ उसको, वही अब इसे सीधा करेगा। पूजा ने अपनी माँ से रोते हुए कहा, कुछ नहीं करेगा माँ वो। आपने उस दिन सुना नहीं था क्या कह रहा था कि मुझे इन बातों से दूर रखा करो। तभी रुक्मणी जी ने कहा, फिर भी आज उससे बताऊंगी ज़रूर, नहीं तो उसके घर वालों को यहाँ बुलाकर कहूँगी। तो पूजा बोली, मैं तो कहती हूँ इसके घर वालों को ही बुला लो, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी यहाँ पर क्या गुल खिला रही है। तो रुक्मणी जी ने तुरंत उठकर सविता के घर वालों को फ़ोन किया और शाम को घर आने के लिए कहा। शाम में जब सविता के घर वाले आए तब तक पवन भी ऑफिस से आ चुका था। सब एक साथ बैठे हुए थे। सविता की मम्मी ने कहा, बहन जी बताइए आपने हमें क्यों बुलाया है। तभी पूजा ने खड़े होते हुए कहा, अरे मम्मी क्या बताएंगी आंटी, आपको मैं बताती हूँ। आपने क्या संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को कि अपनी ननद से काम करवाना। आपकी बेटी मेरे से बर्तन धुलवाती है, कपड़े ऊपर छत पर डलवाती है, कपड़े फोल्ड करवाती है, और तो और अगर मेरा बाहर का खाने का मन करे तो वो भी नहीं मंगवाने देती। ऊपर से मेरे से बदतमीजी से बात करती है। ये सब सुनकर सविता की मम्मी ने कहा, बेटा मुझे ये बताओ, क्या ये पूरे घर के बर्तन आपसे धुलवाती है? क्या सबके कपड़े आप ही से फोल्ड करवाती है? क्या छत पर आप ही सबके कपड़े फैलाने जाती हो? क्या मेरी बेटी कोई काम नहीं करती, सारा दिन बैठी रहती है? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आप शादीशुदा हो, आपके 2 बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो 2 महीने से आप अपने मायके में क्या कर रही हो? देखो बेटा, वैसे मुझे ये सब बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन बेटा आपने मेरी बेटी के ऊपर उंगली उठाई है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। जब आप 2 महीने से यहाँ पर बैठी हो तो अगर आप घर के 2-4 काम करवा दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये आपका भी तो घर है ना। तभी पूजा ने पवन की तरफ देखकर कहा, और कुछ बेइज्जती करवानी रह गई है तो बोल दे वो भी। तभी पवन चिल्लाते हुए बोला, क्या इन सबको बुलाने से पहले आपने मेरे से एक बार भी पूछा था? और दीदी अगर आपने अपने ही जूठे बर्तन धो दिए तो क्या गलत कर दिया? रही बात खाना ऑर्डर करने की, तो जब सविता खाना बना रही होती है तब आप क्यों नहीं बोलती कि मुझे खाना नहीं खाना है? बनने के बाद ही क्यों बोलती हो मुझे खाना नहीं खाना? मैं ऑर्डर करके मंगा रही हूँ और आंटी गलत नहीं कह रही है। 2 महीने हो गए आपको यहाँ रहते हुए। 2 महीने में मेहमान मेहमान नहीं रहता, वो घर का हिस्सा बन जाता है। तभी पूजा ने सविता की तरफ देखकर कहा, पड़ गया चैन मेरे भाई को अपने बस में करके, तू यही चाह रही थी ना? सविता ने पूजा की तरफ देखकर गुस्से में कहा, दीदी मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने आज तक आपके भाई से आप दोनों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। आपके ससुराल वालों की सबकी वीडियो कॉल आती है, आप सबसे बातें करती हो, तो फिर आप घर क्यों नहीं जाती हो? अब ऐसा है, आप अपने ससुराल का रास्ता नापो, वरना आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाली। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है मेरे मम्मी पापा को बीच में बुलाकर। तो पूजा पैर पटकते हुए बोली, हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे मुझे पसंद भी नहीं है यहाँ पर रहना। अरे इससे अच्छी तो मैं अपने ससुराल में थी। तभी सविता ने कहा, मैंने नहीं कहा था आपसे यहाँ रहने के लिए। तो पूजा गुस्से में जाकर अपना बैग पैक करने लगी और फिर अपनी माँ से आकर बोली, मम्मी
मैं जा रही हूँ। तभी पवन ने अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर रुक्मणी जी डर गई और बोली, हाँ बेटी, लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। कहते हुए रुक्मणी जी पूजा को अंदर ले गई और उसे समझाते हुए कहा, देख बेटी, मायका हमेशा भाई भाभी से होता है। मैंने तुम्हारा हर गलती में साथ दिया है, पर अब तेरी भाभी तुम्हारी यहाँ चलने नहीं देगी। इसलिए जाने से पहले अपनी भाभी से प्यार से बातें करके जाना, क्योंकि हमारे बाद हर त्योहार पर इन्हीं के पास आना है। ये सुनकर पूजा की आंखें भर आई। वो नम आँखों से बाहर आई और सविता के गले लगते हुए बोली, जो गलती हुई उसे भूल चूक समझकर माफ़ कर देना भाभी, पर मायका कभी छूटने मत देना। ये सुनकर सविता की भी आंखें भर आई। उसने कहा, बिल्कुल नहीं दीदी, बस मुझे आपको सही रास्ते पर लाना था। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। अब आपके मायके के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। यह सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।